नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं महुआ मोइत्रा के आज के ऑनेबल हाई कोर्ट के अंदर के प्रकरण के। ऑनेबल हाई कोर्ट के अंदर महुआ मोइत्रा पहुंची, मतलब महुआ मोइत्रा हाई कोर्ट में पहुंची सीबीआई के खिलाफ। सीबीआई के खिलाफ भी ना कहिए, लोकपाल के खिलाफ वो पहुंची। वही संसद का मामला 2023 का। 2023 में हम सबको याद है कि जब ये कोरोना का उतार चढ़ रहा था या चल चुका था, उस समय महुआ मोइत्रा हाईलाइट हुई थी। और महुआ मोइत्रा हाईलाइट इसलिए हुई थी क्योंकि वो किसी से, उनका किसी वकील के साथ उनके अच्छे संबंध थे। अब अच्छे संबंध, मैं उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगा, अच्छे संबंध थे। पपी दोनों ने एक पाला हुआ था, उस पपी का को लेकर डिस्प्यूट पैदा हुआ। और डिस्प्यूट इतना पैदा हुआ कि महुआ मोइत्रा और उनके आपस में रिलेशन टूट गए। उस वकील को, जो उनके साथ रहते थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन वकील साहब को सारी बातें मालूम थी क्योंकि उनके क्लोज फ्रेंड थे और बहुत ज्यादा क्लोज थे, जो सामान्यतः क्लोज इतने नहीं होते। वो इतने क्लोज थे कि उन्होंने वो पूरी चीज डिस्क्राइब कर दी और उन्होंने महुआ मोइत्रा के तमाम खेल खोल दिए। खेल खोलने के बाद उस समय तो थोड़ी जानकारी आई थी, लेकिन अभी हमारी टीम ने जब सर्च किया तो इतना बड़ा खेल सोचने में भी लगता है कि वाकई में क्या इतना बड़ा भी कोई खिलाड़ी हो सकता है। पहले महुआ मोइत्रा का बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि महुआ मोइत्रा कहां रही, किन कंपनियों में काम किया, उन कंपनियों से फिर वो राजनीति में कैसे आई और राजनीति के बाद आने के बाद वो कैसे इस में आई, फिर अडानी प्रकरण में वो कैसे घुसी और अडानी प्रकरण में प्रूफ करते करते या सिद्ध करते करते अडानी प्रकरण में खुद फंस गई। और खुद फंसने के बाद जब उनके खिलाफ संसद की इथिक्स कमेटी और संसद की इथिक्स कमेटी के साथ साथ उनके खिलाफ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन लिख दिया गया, और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन लिखने के बाद जो प्रकरण यहां तक आया और जो फाइलें खुलकर आई उन पर, हालांकि हाई कोर्ट ने यह कहा है कि इन मामलों में पारदर्शिता बरतनी चाहिए, और दूसरी बात यह भी है कि सीक्रेट फाइलें हैं, इन सीक्रेट फाइलों को पब्लिश नहीं करना चाहिए। लेकिन भाई, राजनीति में महुआ मोइत्रा हैं, वो भी तो खेल खोलने में माहिर हैं। वो भी तो यही खेल खोल रही थी। वो अडानी वाले मामले में केंद्र सरकार को घेर रही थी, अडानी अंबानी को घेरते घेरते वो खुद फंस गई, और उन्होंने भारत के एक बड़े व्यापारी जो कि दुबई में रहते हैं उनके साथ कुछ गठजोड़ किया, और उस गठजोड़ में उन व्यापारी का भी स्टेटमेंट आ गया। उस स्टेटमेंट ने और पोल खोल दी। हालांकि दुर्भाग्य राजनीति का यह है कि 2025 में, 2024 के चुनाव में महुआ मोइत्रा को फिर से तृणमूल कांग्रेस ने टिकट दे दिया, और तृणमूल कांग्रेस के टिकट से वो फिर से संसद में आ गई। जगदीप धनखड़ साहब की वो बात मुझे जरूर याद आती है जिसमें यह कहा गया कि पदाधिकारियों को केवल उनके पद से हटाना ही पनिशमेंट नहीं, उनका पूरा पनिशमेंट होना चाहिए, ट्रायल चलना चाहिए, और इन मामलों में बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये राष्ट्र के विरुद्ध काम है। ये राष्ट्र के विरुद्ध कामों में केवल आप किसी जज को हटा देंगे, किसी सांसद को हटा देंगे, उसकी संसद सदस्यता खत्म कर लेंगे, इतने से काम नहीं चलना चाहिए। इसमें गहराई से इन्वेस्टिगेशन करके इनको जेल भी भेजना चाहिए, इन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और जेलें जानी चाहिए। हालांकि वैसा हो रहा है। महुआ मोइत्रा के विषय में पहले हम लोग, चूंकि वो सांसद हैं, हमारी सबकी सांसद हैं, माननीय माननीय पार्लियामेंट में वो सदस्य हैं, और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो पुराने जजमेंट हैं जिनके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोई भी सदस्य जो चुनकर आता है उसके विषय में देश को जानने का अधिकार है। जो पब्लिक उसमें है उसके विषय में देश को जानने का अधिकार है। उसकी प्रॉपर्टी, उसकी प्रोफाइल, वो अलग बात है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट तक में ये मामला डिग्री वाले चले गए, और डिग्री वाले उन्होंने कहा ये व्यक्तिगत है, ये पब्लिक प्रोफाइल नहीं। लेकिन महुआ मोइत्रा की पुरानी जो कंपनियां हैं उनके बारे में बात करें। महुआ मोइत्रा यूएस में किसी स्कूल में इकोनॉमिक्स पढ़ी, कुछ लोग कहते हैं कि मतलब जो भी पढ़ी वो यूएस के किसी कॉलेज में पढ़ती थी। उसके बाद जेपी मॉर्गन संसार की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टर कंपनी है, बहुत बड़ी इन्वेस्टर कंपनी। वो देशों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उसके अगल बगल जॉन सोरस ये सब पलते पुलते रहते हैं, और तमाम कंपनियां उन्होंने एनवायरनमेंट के नाम से और इनके नाम से, लेकिन सबका काम एक ही है कि वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। भले ही वो एनवायरनमेंट के नाम से इन्वेस्टमेंट करें, वो जलवायु परिवर्तन के नाम से इन्वेस्टमेंट करें, कुछ एनजीओ बनाकर इन्वेस्टमेंट करें, एनजीओ का पैसा, लेकिन वो सब उनके पास रहता है। मतलब कुल मिलाकर यह है कि वो एक इन्वेस्टर कंपनी है। उसका नाम, उसका प्रकार कोई भी हो सकता है, लेकिन वो एक इन्वेस्टर कंपनी है। जेपी मॉर्गन में महुआ मोइत्रा की पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने किसी कंपनी में काम किया, बाद में वो जेपी मॉर्गन में आ गई, और जेपी मॉर्गन में काम करते करते वो बड़ी पोस्ट पर आ गई। बड़ी पोस्ट, इतनी बड़ी पोस्ट
कि वो महुआ मोइत्रा उसमें वाइस प्रेसिडेंट हो गई। आप सोचिए कि महुआ मोइत्रा वाइस प्रेसिडेंट का मतलब है क्लाइंटेज सिस्टम, वाइस प्रेसिडेंट का मतलब है विश्व में इन्वेस्टमेंट का खेल जानना, वाइस प्रेसिडेंट का मतलब है राजनीति जानना, और राजनीति जानते जाते पूरे संसार में कैसे ड्रेनेज ऑफ वेल्थ होगा इन्वेस्टमेंट कंपनियों का और कहां जाएगा, इसका पूरा खेल वो जान गए। जेपी मॉर्गन भारत में भी बड़े स्तर पर हमारे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। अडानी में भी उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा था अपनी एक सब्सिडरी कंपनी के द्वारा, इसलिए मैं यहां पर उसको छेड़ रहा हूं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के समय पर भी वो खरीद फरोख्त अडानी की कंपनियों में कर रहे थे। जेपी मॉर्गन से महुआ मोइत्रा ने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देके वो भारत की राजनीति में आई, क्योंकि भारत की राजनीति, वो जब भारत की राजनीति में या भारत में लौट कर आई, 2009 का टाइम था, भ्रष्टाचार चरम पर चल रहा था। वो बंगाल में, मतलब सरकार उस समय कांग्रेस की थी, कांग्रेस के यूथ यानी कि राहुल गांधी एंड कंपनी का जो यूथ ब्रिगेड है उसके साथ वो जुड़ गई। कुछ उन्होंने कार्यक्रम भी लिए, 1-1.5 साल वहां काम किया। उसके बाद चूंकि वो बंगाल में एक्टिव थी, इसलिए वो ममता बनर्जी के साथ जुड़ गई। ममता बनर्जी के साथ जुड़ने के बाद ममता बनर्जी ने उनको टिकट दिया, टिकट देने के बाद वो विधायक बनी, विधायक होने के बाद 2019 की लोकसभा में आ गई। मतलब पहले 2016 में वो विधायक बनी और 2019 में तृणमूल कांग्रेस की सीट से, किशनगंज या कौन सी सीट है वहां से वो लोकसभा आ गई। 2019 लोकसभा का ही यह सारा प्रकरण, फिर 2025-24 में भी वो चुनकर आई। अब उनका जो मैंने पहले बताया किसी वकील साहब के साथ उनकी अच्छी मित्रता थी, वैसे ही दर्शन हीरानंदानी, दर्शन हीरानंदानी के साथ उनका अच्छा संबंध हो गया। दर्शन हीरानंदानी भारतवर्ष में बड़े इन्वेस्टर हैं और बहुत सारे प्रोजेक्टों पर काम करते हैं। मुंबई अगर कोई गया होगा तो वसई और उधर जाएंगे तो हीरानंदानी एक ऐसे प्रोजेक्ट माने जाते हैं कि जो हिंदुस्तान के अंदर टॉप के प्रोजेक्ट हैं। हीरानंदानी दुबई में खुद शायद रहते हैं और यहाँ पर वो तमाम प्रोजेक्ट, हाउसिंग प्रोजेक्ट चलाते हैं और तमाम और भी काम करते होंगे, व्यापारी हैं तो बहुत काम करते होंगे। अब जो उन वकील साहब ने खोला था वो ये खोला था कि दर्शन हीरानंदानी के पास लॉगिन पासवर्ड है पार्लियामेंट की साइटों का। पार्लियामेंट की जो उनकी साइट है, एमपी की साइट रहती है। एमपी चूंकि हम ये मान के चलते हैं ये देश चलाने वाले लोग हैं, और ये जो देश चलाने वाले लोग हैं इनको सारी बात की जानकारी होनी चाहिए, क्या प्रश्न आया, क्या उत्तर आया और कैसे। हीरानंदानी को के पास उनका पासवर्ड था, मतलब हीरानंदानी दुबई से लॉगिन करते हैं। लॉगिन करके अडानी के विषय में तमाम सवाल पार्लियामेंट में डालते हैं। नाम किसके? महुआ मोइत्रा के नाम से दुबई से सवाल डाले जाते हैं। जब सवाल यहां पर पढ़ने लगे और इन वकील साहब ने जब खोला और खोलने के बाद यह पता लगा कि ऐसा है, तो हीरानंदानी का तत्काल जवाब आ गया। हीरानंदानी ने तत्काल ये कह दिया कि भाई महुआ मोइत्रा तो मेरा इस्तेमाल करती थी और मेरे नाम से या मेरे को दबाव बनाकर ये करवाती थी कि ये प्रश्न डालने हैं और इनमें मेरा कोई रोल नहीं, वो मेरा मिसयूज करती थी। वो व्यापारी आदमी है, उसने सीधा कह दिया कि ये मेरा इस्तेमाल करती थी। अब ये पॉलिटिशियन है, वेस्ट बंगाल से आती हैं, ममता बनर्जी की बहुत खास हैं और ये लेफ्ट विंग आजकल उनके साथ चल रही है, तो ये भी संभव है कि इसके पीछे का कोई गणित लगा होगा, भाई इनको कैसे फंसाना है और कैसे बनाना है। और अडानी अंबानी के मामले को लेकर राहुल गांधी अग्रसर थे और राहुल गांधी के साथ ये सारा जो चिंदी चोर साथ साथ जुड़े हुए हैं वो सारे एक्टिव थे। अब उसमें संसद की एक कमेटी बैठा दी गई। संसद की कमेटी से मतलब है कि वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कमेटी बैठती है। उसमें निशिकांत दुबे जो सांसद हैं उन्होंने एक पिटीशन डाली लोकसभा में और उन्होंने कहा इनकी सदस्यता खत्म की जाए, इस पर पूरी जानकारी जांच की जाए, इस पूरी जांच में इनके दूध का दूध पानी पानी निकाला जाए। एक कमेटी बैठी, कमेटी ने जांच की संसद की, और कमेटी ने जो जांच की वो जांच की जो रिपोर्ट आई, मतलब उस जांच की रिपोर्ट उन्होंने उसमें लगा दी, संसद में लगा दी। संसद ने यह पाया कि इन्होंने अपनी जो प्रिविलेज है वो प्रिविलेज भंग किया है और प्रिविलेज भंग करने के नाते अब इनकी सदस्यता जानी चाहिए। उन्होंने रिकमेंडेशन कर दी कि महुआ मोइत्रा की सदस्यता जानी चाहिए। महुआ मोइत्रा की सदस्यता लोकसभा ने भंग कर दी, लेकिन लोकसभा ने एक और काम साथ में किया। जो निशिकांत दुबे ने एप्लीकेशन लिखा था कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इनको उनकी सदस्यता तो खत्म कर दी, ये पानकर कि इन्होंने मिसयूज किया, एविडेंस है, सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दे दी। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी। अब दो प्रोसीडिंग शुरू हुई। एक तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग उनके खिलाफ शुरू होनी है, दूसरा उन्होंने जो किया वो होना है। अब उन्होंने किया क्या किया, तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का भंग किया और
इन्वेस्टमेंट का मामला, भारत की सिक्योरिटी का मामला, भारत के मामलों का मामला, ये सारी चीजें जो है वो कॉम्प्रोमाइज की, यानी कि भारत की सॉवरेंटी भी कॉम्प्रोमाइज की। अब इथिक्स कमेटी ने एक्शन लिया था, उनको बाहर निकाल दिया था। इथिक्स कमेटी ने क्या किया, फिर वो मामला सीबीआई को भी भेज दिया कि भाई क्रिमिनल ऑफेंस देखना चाहिए। सीबीआई ने क्रिमिनल ऑफेंस देखा। अब लेकिन संसद तो भंग हो चुकी है, संसद तो नई आ गई, 20वीं लोकसभा आ गई, पहले 19वीं लोकसभा हुआ, मतलब पिछली वाली लोकसभा थी, 2024 की लोकसभा आ गई। 2024 की लोकसभा आने के बाद क्या पिछली वाले नए वाले का कनेक्टिविटी बनती है? हालांकि बनती है, लेकिन फिर भी संसद तो उनकी सदस्यता दे चुका है, लेकिन वो फिर से चुनकर आ गई। अब सवाल यह पैदा होता है कि कोई अगर प्रिविलेज कमेटी या फिर इथिक्स कमेटी कोई एक्शन लेगी सॉवरेंटी भंग होने का, संसद की गरिमा भंग होने का, संसद की प्रिविलेज भंग होने का, और उसके बाद वो सदस्यता से निकाल दी जाए, दोबारा चुनाव हो, वो दोबारा चुनकर आ सकती हैं क्या? मतलब दोबारा चुनाव उनको, ऐसे लोगों को जो संसद की प्रिविलेज को भंग करें, उनको चुनाव भी लड़ने दिया जाए क्या? ये भी है। अच्छा, एक बात और है कि जब उनकी सदस्यता भंग की गई तो वो, मुझे तो याद नहीं आता कि वो कोर्ट भी गई, क्योंकि लोकसभा के स्पीकर का डिसीजन या फिर लोकसभा की किसी कमेटी का डिसीजन, वो डिसीजन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजेबल है, ये बात पक्की है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, बड़ी बेंचों के जजमेंट है कि वो अपीलेबल है, चूंकि क्वासी जुडिशियल बॉडी बनती है, ट्रिब्यूनल बनता है, और ट्रिब्यूनल ने अगर कोई डिसीजन दिया है तो सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंजेबल है। मुझे याद नहीं है कि महुआ मोइत्रा ने उसको चैलेंज किया हो। ठीक है, उनको लगा कि अभी तो 2024 में चुनाव ही है, अब हटा रहे हैं तो हटा दें, फिर से चुनने का आ जाएंगे। लेकिन भारतवर्ष में ऐसे कोई कानून नहीं है जिसमें यह कहा जाए कि जो एक बार ऐसा कर देगा, जो प्रिविलेज भंग करने वाला व्यक्ति हो, जो भारत की सॉवरेंटी पर सवाल खड़े करवाने वाला व्यक्ति हो, जो देश में पार्लियामेंट का मिसयूज करने वाला हो, प्रिविलेज भंग करने वाला हो, वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता। मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई ऑफेंस, मर्डर एक व्यक्ति को मार दे, वो इतना बड़ा ऑफेंस नहीं है। लेकिन ये जो भारत की सॉवरेंटी कॉम्प्रोमाइज करना, भारत की प्रिविलेज, पार्लियामेंट की प्रिविलेज कॉम्प्रोमाइज करना, ये तो बहुत बड़ा इफेक्ट है, क्योंकि लाखों लोग काम करते हैं इन कंपनियों में, देश भर में लाखों जगह पर काम होते हैं, पूरे देश पर इसका प्रभाव पड़ता है, लॉ बनते हैं, जमीनें एक्वायर होती हैं, बहुत कुछ होता है। ये मामले में, मतलब इसमें तो मुझे लगता है कि आगे चुनाव उनको रोकना चाहिए, रोकने के साथ जेल होनी चाहिए, 100% जेल होनी चाहिए, जीवन पूरा वहीं पर डालो, क्योंकि इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, प्रिविलेज से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, भारत की सॉवरेंटी से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। सॉवरेंटी तो हम पार्लियामेंट के थ्रू ही इस्तेमाल करते हैं, और पार्लियामेंट में ऐसे दूत बैठ जाए तो क्या होगा? जो जेपी मॉर्गन से आया हो, ऐसे अनुमान लगाया जा सकता है। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया। अब सीबीआई किसको दे? लोग, अब अभी तो वो एमपी हैं, एमपी हैं का मतलब है कि उनके खिलाफ या तो एमपी एमएलए कोर्ट जाया जाए, लेकिन ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का मामला बनता है, ये तो करप्शन का मामला है। करप्शन, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के मामले में तो लोकपाल आ जाता है। तो लोकपाल को, भारत के लोकपाल को उन्होंने, सीबीआई ने अपनी जांच दे दी। लोकपाल ने अनुमति दे दी, वो जांच की रिपोर्ट पढ़ने के बाद लोकपाल ने अनुमति दे दी कि इसको आगे बढ़ाया जाए और इन पर कार्रवाई की जाए। लोकपाल के द्वारा दी गई अनुमति, सीबीआई से नहीं, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लोकपाल के द्वारा दी गई अनुमति, क्योंकि वो खुद में ट्रिब्यूनल बनता है, अनुमति देना कि भाई इस पर हम कार्रवाई करेंगे, इस बात को वो हाईकोर्ट चैलेंज करने गई थी। हाईकोर्ट में जब चैलेंज हुआ तो हाईकोर्ट के जजेस की बेंच में जब पढ़ा तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास आ गई हो आप मेरे पास आने से पहले मीडिया में सारी कहानी जा चुकी होती है, सब लीक हो गया है, आप मीडिया में चारों ओर बजा चुके हो और उसके बाद मेरे पास आए हो। कोर्ट ने कहा भाई हमारे पास आने का, कोर्ट का मतलब था कि हमारे पास आने का मतलब क्या है, जब ये कहानी सारी बाहर आप खेल ही चुके हो या खेल रही है। अब उनका कहना था निशिकांत दुबे ने इसको ब्रीच कर दिया, सीबीआई ने ब्रीच कर दिया, या लोकपाल ने ब्रीच कर दिया, मैंने नहीं कर दिया, लेकिन कहानी तो हाईकोर्ट ने कहा कि आपके आने से पहले कहानी मेरे पास आ चुकी है, आपकी स्टोरी मेरे पास आ चुकी है, ये क्या चल रहा है ये सब कुछ मेरे पास आ चुका है। लेकिन उन्होंने कहा कि लोकपाल एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, याद रखिएगा, लोकपाल इंडिपेंडेंट बॉडी होने के नाते लोकपाल के पास पूरी शक्तियां हैं। आप अगर लोकपाल ने अनुमति दी, रिपोर्ट सीबीआई की लोकपाल ने एक्सेप्ट की, अगर लोकपाल उस पर विचार करने के लिए एक्सेप्ट कर लेता है या लोकपाल उस पर कोई एक्शन लेता है, तो लोकपाल खुद में सक्षम है। लोकपाल के पास जाकर भी आप प्रोटेस्ट कर सकते थे, लोकपाल के पास जाइए, लोकपाल को एप्लीकेशन दीजिए, लोकपाल को करिए।
लोकपाल के विषय में मैं आपको बता दूं कि लोकपाल भारत में जो भी रहता है वो जुडिशियल ऑफिसर रहता है, मोस्टली हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है। तो लोकपाल के पास बहुत शक्तियां होती हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के मामले में। उसके बाद लोकपाल के मामले में फिर उससे आगे बढ़ते हैं, फिर कोर्ट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन लोकपाल तक बहुत शक्तियां उसके पास होती हैं। वो एक्शन ले सकता है, वो डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेता है, वो तमाम तरह के एक्शन लेता है, तमाम तरह की चीजें फॉरवर्ड करता है। अब इसको, ये तो उनकी बात बता दी, लेकिन एक चीज मुझे जो खटक रही है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सिर्फ इस बात को लेकर आई कि अडानी के अंदर घोटाले हुए हैं, उसको लेकर पूरे देश में, मतलब सुप्रीम कोर्ट कई बार आया, फिर सीबीआई, फिर उसका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड सेबी ने एक कमेटी बना दी, लगातार कहा गया है प्राइवेट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के उस समय डीवाई चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उन्होंने कहा भाई विश्वास करना चाहिए, हमें देखना चाहिए, सेबी इस पर इन्वेस्टिगेशन करे, दोबारा देखना चाहिए कि ऐसा कोई गड़बड़ ना हो। फिर बाद में ये पता लगा कि नहीं, ये तो जो 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 ये कंपनी है वो खुद ही उसमें इन्वॉल्व है, शेयर्स तमाम तरह के, उसकी रिपोर्ट आने के बाद शेयर डाउन हुए, शेयर और खरीदे गए। जेपी मॉर्गन के पास भी उस समय अडानी के शेयर हुआ करते थे। जेपी मॉर्गन में इसलिए कह रहा हूं कि जेपी मॉर्गन की वाइस प्रेसिडेंट रही महुआ मोइत्रा, और जो दर्शन हीरानंदानी का मामला था, जो क्वेश्चन डालने के, वो अडानी के मामले में थे। यानी कि अडानी को कैसे डाउन किया जाए, मार्केट एकदम गिर गई उस समय, भारत की मार्केट गिरी। और जेपी मॉर्गन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वो इन्वेस्टमेंट करती है विश्व भर में, ऐसे ही कुछ ट्रिक्स लगाकर इन्वेस्ट करते हैं, पैसा निकाल कर ले जाते हैं। वो जेपी मॉर्गन के पास कुछ शेयर्स थे अडानी के, जेपी मॉर्गन ने अपने शेयर्स उस समय बेचे। बेचे का मतलब कि भाई कोई विश्वास करेगा नहीं, लेकिन शेयर बेचेंगे तो एकदम शेयर डाउन होगा, शेयर डाउन होगा तो जिनका इन्वेस्टमेंट है वो एकदम भड़बड़ा जाएगा, एकदम डर जाएगा। डर जाएगा तो फटाफट फटाफट बेचना शुरू कर देगा। हमारे जैसे लोग तो भाई रख लेते हैं, कहते हैं नहीं नहीं हमारी कंपनी है, हमारे देश की कंपनी है, इस पर मैं विश्वास करता हूं। लेकिन ये लोग जो ये खेल ही खेलते हैं कि भाई मार्केट गिर नहीं रहा तो क्या करें, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई नहीं गिरा क्या करें, जेपी मॉर्गन ने अपने शेयर्स बेचे। जेपी मॉर्गन ने अपने शेयर बेचे, मार्केट गिरना शुरू हुआ और गिरते गिरते चली गई। अब ये संभव है कि इतने बड़े लेवल पर ये लोग मार्केट खेलते हैं, जेपी मॉर्गन वगैरह, या उनके जो 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 उनके रिलेटेड वो हैं, और उनकी सब्सिडी कंपनियां हैं, और तमाम तरह के उनके इन्वायरमेंट और ये एनजीओज हैं, इतने बड़े खेल हैं कि इन पर जब तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना हो तब तक ये पता ही नहीं लग सकता कि इन्होंने कहां बेचा और किसके माध्यम से इन्होंने खरीद लिया। कौन सी मार्केट के प्लेयर ने इनके लिए माल खरीदा और खरीद कर रख लेगा, 2 साल बाद ये उससे खरीद लेंगे, या ट्रांसफर हो जाएगा, या इनकी सब्सिडी। इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो तो पता लग सकता है। इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये विश्व के सारे मार्केटों में पैसा लगाते हैं। ये मानकर चलिए कि ये इतने बड़े लोग हैं कि देशों की इकोनॉमी इनकी इकोनॉमी के आगे छोटी है। इनके पास जो इंप्लॉइज रहते हैं, वो इंप्लॉइज इतनी तादाद में और इतने उम्दा क्लास के रहते हैं कि वो विश्व में हलचल मचा देते हैं। सरकारों में भी इतनी शक्ति या इतनी विल पावर नहीं होती जितनी इनमें होती, क्योंकि ये खेलते ही हैं केवल। इसलिए ये जो महुआ मोइत्रा वाला प्रकरण है, जब इतना बड़ा खेल है, तो आप मुझे बता दीजिए कि महुआ मोइत्रा के मामले में जो आज हाईकोर्ट ने तो कह दिया कि भाई उनके पास ही जाओ, वो उनके पास ही चलेगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसके पास रहना चाहिए। और इससे पहले ये सारी मीडिया में चली, हाँ ये जरूर उन्होंने कहा कि भाई इस पर फेयर प्रोसीजर चलना चाहिए, पब्लिक सर्वेंट है आखिर वो, फेयर प्रोसीजर वो चलना चाहिए। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये लीक नहीं होनी चाहिए, इन पर कुछ प्रिविलेज होना चाहिए, इनकी कुछ सिक्योरिटी सेफ्टी, और ये सब जो जनरल स्टेटमेंट देते हैं, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उन स्टेटमेंट को देते हुए इनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया और कहा लोकपाल के पास जाइए। मैं समझता हूं कि ये प्रकरण दबना नहीं चाहिए, और ये पूरा जो पीछे का सिस्टम है, ये देश को पता भी होना चाहिए। वो पब्लिक सर्वेंट हैं आखिर, वो हमारी सबकी हमारा सबका देश का प्रतिनिधित्व करती हैं, वो पार्लियामेंट में बैठती हैं। इसलिए उनको तो, जैसा मैंने पीछे एक्सप्लेनेशन में किया था कि जो ब्राह्मण वर्ग है उसको सबसे ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, क्षत्रिय वर्ग को उसके बराबर सजा मिलनी चाहिए, वैश्य और शूद्र को छोड़ देना चाहिए, वैश्य को कम सजा मिलनी चाहिए। वो पार्लियामेंट में आने का मतलब या तो क्षत्रिय वर्ग से हैं या फिर वो वैश्य वर्ग से हैं। मैं उनको आज की जाति व्यवस्था से नहीं जोड़ रहा हूं, मैं कर्म के आधार पर यह बता रहा हूं, जो कर्म आधार पर वर्ण व्यवस्था है उसके अनुसार बता रहा हूं कि ऐसे लोगों को सबसे बड़ा पनिशमेंट मिलना चाहिए, ताकि देश के प्रत्येक सदस्य को जो पॉलिटिक्स में घुसता है उसको यह मालूम पड़े कि क्या क्या उनके साथ गलत हो सकता है, या उसका पनिशमेंट किस लेवल तक हो सकता है।
मैं समझता हूं मैंने बताने की कोशिश करी। फिर भी आपका कोई प्रश्न रहेगा तो एक बार हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।